घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पेट्रोल और डीजल के दामों की। पिछले एक हफ्ते में 2 बार मैं कार्यक्रम कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर कार्यक्रम करना पड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल शतक मार रहा है। अब चेन्नई टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ रविचंद्रन अश्विन ने शतक लगाया तो देश ने, आपने, मैंने, सबने ताली बजाई थी। लेकिन जिस तरह से पेट्रोल देश के अलग अलग हिस्सों में अब शतक मार रहा है, ताली बजाने की कतई कोई मंशा नहीं है। कर रहा है आम आदमी। आपको मैंने बताया था राजस्थान के श्रीगंगानगर में शतक लगा चुका है। अब शतक ही नहीं, आगे बढ़ रहा है पेट्रोल, 101 रुपए 22 पैसे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भी मैंने आपको बताया था, अब वहां और बढ़ गया है, 100 रुपए 98 पैसे। 2 दिन पहले 100 रुपए 25 पैसे था। लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा है। अब इन 2 जगह नहीं, भोपाल में शतक से महज 40 पैसे दूर है, यानी कि आने वाले कल परसों में वहां भी शतक लगा देगा पेट्रोल। मध्य प्रदेश के उमरिया शहडोल में 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। डीजल का भी यही हाल है, बहुतेरी जगह 90 पार कर चुका है डीजल। आज पेट्रोल के दाम 39 पैसे बढ़े, डीजल के दाम 37 पैसे। 12वां दिन हो गया है, लगातार 12वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। जनवरी से आज 20 तारीख है, पेट्रोल की कीमत 6 रुपए 46 पैसे बढ़ चुकी है, डीजल की कीमत 6 रुपए 77 पैसे बढ़ चुकी है। 10 महीनों में पेट्रोल 19 रुपए, जी हां 19 रुपए महंगा हो चुका है और डीजल 17 रुपए बढ़ चुका है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई सांत्वना, कोई भरोसा नहीं दिया जा रहा है कि हम नकेल कसेंगे, हम इन दामों को रोकेंगे। आपकी मेरी बोझ, जेब पर जो बोझ बढ़ रहा है, उसे हम थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। नहीं, तर्क क्या दिया जा रहा है, और आज यह तर्क दिया गया है 12वें दिन जब लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कहती हैं, पहले उनको सुन लीजिए। It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. So the long and short of it is the states and the center will have to sit together to see if there is a way in which we can come out, so that the consumer and purchasing power or the retail price of fuel is at a reasonable level. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यानी कि तेल कंपनियां हैं, अब वो तय करती हैं, वो आयात करती हैं, रिफाइन करती हैं और आपको, मुझको ये तेल देती हैं। इसमें सरकार क्या करे? और देखिए, अगर हमें कोई दूरगामी हल निकालना है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को साथ बैठना होगा। तो बाजार का हवाला दे दिया, लेकिन अधूरी जानकारी दी है निर्मला सीतारमण ने। अब यह जानकारी अधूरी कैसे है, यह मैं थोड़ा आपको समझाना चाहूंगा। यह कह देना बाजार के हवाले है, जी नहीं, अकेले बाजार नहीं तय करता है। आज की कीमतें तो मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले यह जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। 16 फरवरी के आंकड़े मैं बता रहा हूं, जब दिल्ली में 89 रुपए 29 पैसे पेट्रोल था, तो उसमें बेस प्राइस 32 रुपए 10 पैसे और एक्साइज ड्यूटी देखिए 32 रुपए 90 पैसे। जितनी तेल की कीमत नहीं है, उससे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगती है। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? केंद्र सरकार। यह केंद्र के खाते में पैसे जाते हैं 32 रुपए 90 पैसे। 2014 से आज तक 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा चुकी है, 2 बार एक्साइज ड्यूटी घटी है।
पिछले साल तो 11 से 13 रुपए एक मुश्त बढ़ा दिए गए थे। वैट ये राज्य सरकारों के खाते में जाता है 20 रुपए 61 पैसे। 90 रुपए में से लगभग 60 रुपए टैक्सों में जाता है। तो वित्त मंत्री का यह कह देना कि नहीं जी ये तो बाजार के हवाले है। डीजल की कीमतें भी आप देख सकते हैं, वही गणित है। 31 रुपए 81 पैसे एक्साइज, 11 रुपए 61 पैसे वैट। तो ये बाजार के हवाले नहीं है। बाजार की कीमतें ऊपर लिखी हुई हैं, बेस प्राइस, उस पर आप थोड़ा मुनाफा कमाइए। कंपनी चला रहे हैं, मुनाफा कमाइए, लेकिन हमें भी तो कुछ राहत दीजिए। तो ये सिर्फ बाजार के हवाले नहीं है। दूसरी बात, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसीज का जिक्र कर दिया वित्त मंत्री ने, लेकिन यह बताना भूल गई कि दरअसल जो ये तेल का खेल है ना, ये पूरा सरकारी है। सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं, आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं, बीपीसीएल, एचपीसीएल ऑयल, ये कंपनियां हैं, ये वो पेट्रोल पंप हैं जहां पर आप पेट्रोल डलवाते हैं, ये सब सरकारी हैं, सब सरकारी हैं। तो सरकार ये कहती है बाजार के हवाले है, कंपनियां तय करती हैं, कंपनियां सरकारी हैं। और इसीलिए आप और मैं यहां पर बलि का बकरा बन रहे हैं। थोड़े दाम बता देता हूं, दाम बताना जरूरी है। दिल्ली में 90 रुपए 58 पैसे पेट्रोल, मुंबई में 97 रुपए, चेन्नई में 92 रुपए 59 पैसे, बेंगलुरु में 93 रुपए 61 पैसे, भोपाल में मैंने आपको बताया 99 रुपए 60 पैसे हो गया है, जयपुर में 97 रुपए 10 पैसे, और यही हाल डीजल का। दिल्ली में 80 रुपए 97 पैसे, मुंबई में 88 रुपए 6 पैसे, चेन्नई में 85 रुपए, जयपुर में 89 रुपए 44 पैसे। तो ये 90 का आंकड़ा पार करते हुए दिख रहा है। तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद गोता खा रहा है, लेकिन जीडीपी, गैस, डीजल, पेट्रोल जबरदस्त रफ्तार पकड़े हुए हैं। और 2011, 12, 13 का आपको वो मंजर याद होगा, किस तरह से सिलेंडर लेकर बीजेपी प्रदर्शन करती थी, और करना चाहिए। विपक्ष जो होता है उसका काम है सरकार को अपोज, एक्सपोज और डिपोज करना, सरकार की खामियां उजागर करना, सड़क पर प्रदर्शन करना। बीजेपी से बाखूबी किया करती थी, सरकार की सत्ता की हेकड़ी बताती थी, असंवेदनशीलता की दुहाई देती थी। और उस वक्त कच्चे तेल की कीमतें $110 पर बैरल थी। 2008 में तो $147 पर बैरल भी चली गई थी। आज कीमतें हैं $63 पर बैरल, 30 से नीचे भी गई थी, लेकिन हम उतना ही देते रहे। और उतना क्या, 2014 से अगर मुकाबला करें तो 17, 18, 19 रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं, जबकि वादा यह किया गया था। बहुत से लोग सरकार के विपक्ष में, विरोध में, यूपीए सरकार की बात कर रहा हूं, और बीजेपी के समर्थन में यह दावा भी किया करते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो 35 रुपए पेट्रोल बिकेगा। लेकिन अब सब शांत हैं, सब खामोश हैं, और इसमें विपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं है। मैंने इसीलिए, बीजेपी जब विपक्ष में थी हल्ला काटती थी, सड़क पर हंगामा करती थी। अब 12वें दिन थोड़ा विपक्ष को याद आ रहा है कि हां, ये तो एक मुद्दा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में विरोध किया। अखिलेश यादव भी सरकार को घेर रहे हैं, कहते हैं इतनी महंगाई है कि गरीब ये सोच रहा है हम बचाएं क्या, खाएं क्या। और तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे देश बनेगा। सिर्फ पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर ही देश का विकास होगा क्या, यह तर्क भी लगातार दिया जा रहा है कि अरे देश के विकास में, आधारभूत ढांचे में पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर तो टैक्सेस 30% से 70-80% कर दीजिए, और 100 रुपए ही क्यों पेट्रोल, फिर 200 रुपए भी दीजिए देश हित के नाम पर, फिर तो लोग देंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या देश मान ले कि नहीं रुकेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, और महंगाई डायन खाने को तैयार, कुछ तो करो सरकार।
और ये दूसरा जो सवाल है ये बहुत अहम है। अभी महंगाई की आंच, ये डायन ने अपना मुंह नहीं बाया है पूरी तरह से, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे तो कॉमन सेंस की बात है कि खाने पीने की चीजें और चीजें जो आप खरीदते हैं वो धीरे धीरे महंगी होती जाएंगी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इसे कहते हैं। इससे हम बच नहीं पाएंगे। और उससे भी अहम बात यह है, इसका इशारा मैंने कुछ दिन पहले किया था, अब सारी अर्थव्यवस्थाएं खुलने लगी हैं। पिछले साल $30 पर बैरल से नीचे कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें आई थी वो इसलिए सारी अर्थव्यवस्थाएं बंद थी, तो तेल के दाम घटाने पड़े तेल उत्पादक देशों को। अब अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं तो तेल की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो तेल और महंगा होगा। तो ये ₹100 का 110, 115 भी जाएगा क्या? सरकार कह रही है बाजार के हवाले है, तो बाजार के हवाले है, ये कच्चे तेल की कीमतें तो और बढ़ने वाली हैं। तो और मुश्किल के दिन, अच्छे दिन नहीं, मुश्किल के दिन हमारे सामने आने वाले हैं क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आलोक वत्स, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, मेरे साथ एलजेपी अहम घटक है मोदी सरकार की, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, जाने माने अर्थशास्त्री विजय सरदाना, देश के दिग्गज पत्रकार हैं सिद्धार्थ सिंह, अर्थव्यवस्था को ट्रैक करते हैं, वो जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ कलिकेश नारायण सिंह, युवा चेहरा हैं, BJD के नेता हैं, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो आलोक वत्स, मतलब बाजार के हवाले है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, यानी कि तेल की कीमतें और बढ़ने के लिए हम तैयार हो जाएं और देंगे अभी पेट्रोल डीजल के दाम। देखिए, जो पेट्रोल की कीमतें हैं ये तो सही माने में बाजार के हवाले हैं। जो दुनिया इसको इंपोर्ट करती है वो स्वायत्त है, वो ऑटोनोमस बॉडीज, लेकिन उसके साथ साथ जो प्राइस फैक्टर डिटरमिन होता है उसमें 1.4 रुपीज एक्साइज ड्यूटी है, 18 रुपीज रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस है, 11 रुपया स्पेशल एडिशनल एक्साइज है और 2.5 एग्रीकल्चर सेस है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फ्रेट कॉस्ट है, ये सारा मिलकर तय करता है कि ये प्राइसेस क्या होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि पेट्रोल और डीजल से जो राजस्व हमें प्राप्त होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने में, बूस्ट करने में काफी मददगार। 200 रुपए कर दीजिए ना, फिर 200 रुपए कर दीजिए आलोक बाबू, देश हित के नाम पर कहिए, देश हित में, देश के विकास में पैसा लग रहा है, 200 रुपए दीजिए। अर्थव्यवस्था जितनी खराब दशा में थी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि बैल बिल्कुल सतह पर लेट चुका था, उसको स्वस्थ करके खड़ा करके चलाने के लिए तो देश के लोगों को कुछ प्राइस पे करना ही पड़ेगा। अच्छा, देश को कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी क्षेत्र का, चाहे रोड हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे वायु मार्ग हो, सब में जबरदस्त इजाफा है। इसमें पैसे लगते हैं। हाँ। इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए हमें मटेरियल की जरूरत होती है। तो 2014 में नारा जब दिया जाता था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो पेट्रोल के दाम मनमोहन सरकार में बढ़ते थे, वो देश हित में नहीं लगते थे। आज पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो देश हित में लगा रहे हो आप। ये चुनावी जुमले जो है ये हर पार्टी करती है जीतने के लिए। अच्छा, वो जुमला था, चलिए ये तो मान लिया। ये कह रहे थे 35 रुपए हो जाएगा, हम तो नसीब वाले हैं, बदनसीब की क्या जरूरत है, ये सब जुमले थे। कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था की हमने नींव रखी है और उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे आने वाला भविष्य वाकई में सुनहरा होने वाला है। बहुत अच्छे दिन लोगों के आएंगे। अच्छा, सुनहरे दिन की अभी तकलीफ उठा रहे हैं हम। इसको ठीक करने के लिए हमको कोरामीन देना ही पड़ेगा, उस रूप में हमको थोड़ा जहर पीना ही पड़ेगा।
थोड़ी प्राइसेस इस तरीके से बढ़ेंगी तो उसको अच्छा, आम आदमी हर चीज के लिए आम आदमी बलि का बकरा बनेगा? ये शेयर बाजार जो बम बम हो रहा है, 50,000 को छू रहा है, ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिखा रहा है कि उनकी बॉटम लाइंस बड़ी स्ट्रांग हो गई क्योंकि नौकरियां कट गई, तनख्वाहें कम कर दी, तो अपनी बॉटम लाइन अच्छी कर दी, इन पर लगा दो ना 60-70% टैक्स। इन पे टैक्स क्यों नहीं लगा देते? आम आदमी हर चीज की भरपाई करेगा। आम आदमी भरपाई, सिर्फ आम आदमी थोड़ी पेट्रोल डीजल इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, कौन करता है? व्यापक तरीके से इस्तेमाल होते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में सब जगह इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ आम आदमी के स्कूटर और मोटरसाइकिल में ही थोड़ी पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल होता है। अच्छा, और इससे मतलब आम आदमी अब साइकिल चलाने लगे। वो कहते थे ना, वो अनुपम खेर, अक्षय कुमार वगैरह कहा करते थे, अरे साइकिल निकाल लो, साफ सफाई कर लो साइकिल की। तो अब साइकिल चलाएं, गाड़ी घर में रख लें, इससे स्वस्थ भारत भी हो जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बीजेपी की सरकार लोगों को साइकिल चलाने के लिए कह रही है, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों से हम किसी को साइकिल चलाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप अभी 2 महीने का सेल देखें, 11% बढ़ोतरी हुई है सेल में मोटरसाइकिल के और गाड़ियों की। तो अगर वो आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो क्यों खरीद रहा है? अच्छा, आम आदमी मोटरसाइकिल भी ना खरीदे, पर आम आदमी ये भी कह रहा है दाम थोड़े घटा दो। मैंने कहा, ये एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घट सकती? एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं घट सकती? ना खरीदे। अच्छा, ये बताइए, मनमोहन सिंह सरकार में कितनी थी एक्साइज ड्यूटी? आलोक वत्स, कितनी एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी 2014 से पहले? मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितनी हुआ करती थी। अभी प्रेजेंट का मुझे पता है 11 बार आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 11 बार बढ़ाई। पिछले साल 11 से 13 रुपए बढ़ा दिए, बढ़ी कि नहीं? 22 रुपए बढ़ा दी आपने एक्साइज ड्यूटी, 22 रुपए। जब हमको मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देना है तो उसके लिए तो हमको पैसे की उगाही करनी ही पड़ेगी। मैंने कहा ना, ये बलिदान देना ही पड़ेगा, चाहे इस वर्ग को कुछ दिनों के लिए ये मार झेलनी पड़ेगी। कुछ दिनों के लिए ये मार झेलनी पड़ेगी। सुप्रिया श्रीनेठ, देश का विकास करना जरूरी है, विकास के लिए पैसा चाहिए, आधारभूत ढांचे में पैसा लग रहा है, इतना पैसा कभी नहीं लगा, तो ये मुश्किल तो झेलनी पड़ेगी आम आदमी को। मैं 2-4 बातें तथ्य रखना चाहती हूं। ये तू मैमे की बहस नहीं है, ये आम आदमी की बहस है, ये मेरे और आपके घर के बजट की बहस है। तो सबसे पहले तो मुझे बहुत रिलीफ हुआ कि वित्त मंत्री ने ये नहीं कह दिया, मैं जैसे उन्होंने कहा था ना, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं ऐसे परिवार से नहीं आती हूं। चलो, आज उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं पेट्रोल डीजल इस्तेमाल नहीं करती। उन्होंने कहा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं। पहला तथ्य, इनकी लार्जेस्ट शेयर होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। डीरेगुलेशन अगर होता है तो डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि अगर क्रूड कम होगा तो इन कंपनीज को राहत तब भी आम आदमी को देनी चाहिए थी, लेकिन कम क्रूड की राहत हमें और आपको और आम आदमी को नहीं मिली, तब भी एक्साइज बढ़ा दी गई। और एक्साइज 11 बार नहीं 12 बार बढ़ाई है इनके कार्यकाल में। लगभग 24 लाख करोड़ रुपए ऐंठा गया है आम आदमी का शेयर। पहली चीज कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोई फ्री नहीं है, दे आर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं पहला तथ्य रखना चाहती हूं। दूसरा तथ्य मैं रखना चाहती हूं कि यूपीए के टाइम पर 3.5 रुपए एक्साइज होता था प्रति लीटर डीजल पर, जो अब 32 रुपए है, और 9 रुपया 20 पैसा होता था पेट्रोल पर, जो अब 33 रुपए है। तो ये एक्साइज है। अब ये कहेंगे राज्य सरकारें, उसका भी जवाब आपको दे देती हूं। एक्साइज 3 तरह की होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है उससे राज्य सरकारों को उसका हिस्सा दिया जाता है। इस सरकार ने लगातार बेसिक एक्साइज ड्यूटी स्ट्रक्चर को कम किया है, स्पेशल और एडिशनल को बढ़ाया है। तो इनका जो शेयर है वही बढ़ता जा रहा है, राज्यों का राजस्व कम हो रहा है। ये पर हम दिक्कत में भी तो हैं, कोरोना काल, संकट काल, संक्रमण काल से सुप्रिया हम उभर रहे हैं। आप तो ऑयल बॉन्ड्स निकाल देती थी, देश पर और आर्थिक बोझ डालती थी। आपने तेल की कीमतें कम रखने के लिए ऑयल बॉन्ड्स निकाले, देश पर और भार डाला। मैं उसी का जवाब दे दूं। हाँ, बस मुझे उसका जवाब दे लेने दीजिए।
कोरोना काल में हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हुई, यह झूठ मैं भाजपा को नहीं बोलने दूंगी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था तो चौपट उसी दिन हो गई थी जिस दिन मोदी जी ने तुगलकी फरमान जारी किया था नोटबंदी का। नोटबंदी के बाद से कोरोना के पहले तक हमारा जीडीपी ग्रोथ दर हाफ हो गया, 8.3% का 4.2% हो गया। ये इनकी देन है। तो जब ये कहते हैं हम मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रख रहे हैं, तो उस मजबूत अर्थव्यवस्था में उपभोग, निवेश, एक्सपोर्ट सब गिरेगा। बढ़ेगी तो एक चीज, और वो है बेरोजगारी। तो ये आपकी मजबूत अर्थव्यवस्था है। पूछिए उन लोगों से जिनका महंगाई तो बढ़ी गई है, वेतन कट गया है, नौकरियां चली गई हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं, इसमें यह साफ है कि इनको अर्थव्यवस्था की 101 समझ नहीं है संदीप जी। और मैं दंभ से नहीं कह रही हूं, मैं पूरी ह्यूमिलिटी से कहती हूं। ऐसा है, देश में उपभोग बैठा हुआ है। आपको उपभोग का पहिया चलाना है तो सारी अर्थव्यवस्था चलेगी। जब आप पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाइएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो उपभोग जो थोड़ा बहुत भी हो रहा है, जो डिमांड है, जो मांग है, वो और ठप हो जाएगी। महंगाई डायन पर मैं आता हूं, सुप्रिया, महंगाई डायन पर मैं आता हूं। एक मिनट होल्ड योर हॉर्सेस, एक मिनट नहीं पता है। एक मिनट, आपने कहा इनको इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक्स का ई नहीं आता। मैं पलटकर आपसे कहूं, आपको पॉलिटिक्स का पी नहीं आता, राजनीति का र नहीं आता। 2011, 12, 13 में ऐसा सड़कों पर संग्राम किया, धरना प्रदर्शन किए, हंगामा काटा, आपकी सरकार को बेनकाब किया। आप कहां बैठे हैं? 100 पार कर गया पेट्रोल। विपक्ष की जिम्मेदारी कहां निभा रहे हैं आप, जो बाखूबी किया करती थी बीजेपी? मैं इसका जवाब दूंगी आपको, मैं इसका जवाब आपको पूरी ईमानदारी से दूंगी। हम जहां जहां कर सकते हैं, हमने अपनी तहसीलों पर, अपने मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। और करना चाहिए, बिल्कुल और करना चाहिए। और इसलिए और करना चाहिए क्योंकि ना सिर्फ दाम बढ़ रहे हैं, सरकार की आंख के शर्म का पानी मर चुका है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट बढ़ाया, इसलिए मेरे हाथ में नहीं है। मैं आपके सामने 2 तथ्य रख दूं, उस पर बहस करा लीजिए। पहला तथ्य यह है कि इंडिया की जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, उनका ऑयल प्रोडक्शन घट गया है जब से मोदी जी आए हैं। वित्तीय वर्ष 14 से वित्तीय वर्ष 19-20 में उनका प्रोडक्शन घट गया है। यह घटा क्यों है? क्योंकि ओएनजीसी जैसी कंपनी जो हमारे टाइम पर 11,000 करोड़ रुपए लगाती थी एक्सप्लोरेशन में, वो अब मात्र 6,000 करोड़ लगा रही है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपना रिजर्व यूज करती है एचपीसीएल को बाय करने में। और एचपीसीएल को क्यों बाय करती है? क्योंकि इनके कुप्रबंधन के चलते इनको डाइवेस्टमेंट टारगेट मीट कराना था, तो नाक ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के पकड़वाते हैं ये कंपनीज से। ये एक्सप्लोरेशन नहीं कराते हैं, ये हमारी डिपेंडेंस ऑयल पे बढ़ा रहे हैं। हमारा इंपोर्ट ऑयल का 88% हो गया है मोदी जी की नाक के नीचे, और वो बात प्रीवियस सरकारों की करते हैं। इनकी आंख का शर्म का पानी मर चुका है। लोगों ठीक है, एक ही वाजपेयी स्क्रीन पर, एक ही वाजपेयी, मुझे ये बताइए, अब वित्त मंत्री ने बड़ी आसानी से कह दिया ये हमारे हाथ में है ही नहीं, बाजार तय करता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हाथ में है। जो मैंने शुरुआत में कहा, अभी तो अर्थव्यवस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी देखें, सब देशों की अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं, तो तेल की कंजम्पशन बढ़ेगी, यानी कि तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं। तो हम तैयार रहें और कटने के लिए। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि पेट्रोल के दाम बढ़ना ये आम जनता के लिए परेशानी का आलम तो है ही, और इसमें सरकार संवेदनशील है। इसीलिए बुधवार को बाकायदा अपील की गई सऊदी अरब को, दुबई के जितने कंट्री है, अरबियन कंट्रीज के जो प्रोटेक्ट करते हैं, कि इनको दाम को घटाने की कोशिश की जाए, नंबर 1। नंबर 2, ये कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी और हमारे ऊपर एलिगेशन पे एलिगेशन लगाई जा रही थी, ये इनको थोड़ी शोभा देता है। ये तो खुद सरकार इन्होंने चलाई है। और आपने बताया अभी एक स्टेटमेंट, जरा सा मैं पढ़ देता हूं संदीप जी, मैंने भी आज थोड़ी सी रिसर्च कर ली है। राजीव शुक्ला होते थे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। क्या बोला था उन्होंने बोला था पेट्रोल प्राइसेस वर डीरेगुलेटेड एंड द ऑयल कंपनीज कुड डिसाइड द प्राइस इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। तो आज ये कैसे कह देंगे कि कंपनियां डिसाइड नहीं करती हैं? नंबर टाइम पे तो डीजल डीरेगुलेट हुआ, पेट्रोल तो मोदी सरकार में हुआ। जो पेट्रोल का भाव,
नहीं, मैं डीरेगुलेशन का मतलब ये होता है सरकार का कोई लेना देना नहीं। तभी तो मैं ये एक्साइज ड्यूटी बता रहा हूं, 32 रुपए 90 पैसे, इसको क्यों नहीं घटा सकते? हम एक्साइज तो हम मान रहे, उसका भी जवाब दे रहा हूं। 2004 में 34 रुपए था, और जब ये 2014 में गए तो 79 रुपीज था पेट्रोल। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें जो हैं, चाहे हमारी सरकार है चाहे कांग्रेस की सरकार है, चूंकि हमारा वेलफेयर स्टेट है, तब भी वेलफेयर स्टेट था, आज भी वेलफेयर स्टेट है। अच्छा। तो वो जो खर्चा आता है, और खास तौर से जो कोरोना काल में है, उसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए पिछले साल पेट्रोल से आपको आया। आप तो आंकड़े के मास्टर हैं। हाँ। 1.5 लाख करोड़ आया, और खर्चा हमने कितना किया है? सबसे 1,70,000 करोड़ तो हमने गरीब कल्याण योजना में लगा दिया। अच्छा, सिर्फ पेट्रोल से ही कमाई होती है? सरकार का स्रोत सिर्फ पेट्रोल डीजल है? नहीं, देखिए, सरकार का स्रोत सिर्फ पेट्रोल डीजल है? हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिससे कितने इनकम टैक्स नहीं, मतलब कितना बढ़ेगा अभी? टोटल सारे अभी 80 रुपए हो, $80 पर बैरल कच्चे तेल की कीमत हो जाए, 63 पर है, तो हम 110 115 के लिए भी तैयार हैं। बिल्कुल जी। नहीं, अभी चुनाव आ जाएंगे तब घट जाएंगे। कांग्रेस ने भी यही किया था। असम में 5 रुपए घटा दिए, वहां बाजार तय नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने वो अगर वैट पे घटाना है तो केंद्र राज्य सरकारें घटा सकती हैं। हाँ। अगर जनता को वो राहत, देखिए, नहीं, वो तो क्योंकि विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव होते तब भी यही हाल होता। लोकसभा चुनाव होते तब भी यही हाल होता। नहीं संदीप जी, नहीं, आईना, संदीप जी थोड़ा सा आईना चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चश्मा चेंज कर लेते हैं। हाँ, नहीं, मेरा चश्मा परफेक्ट है। सरकारों के साथ होता है, और उसमें ये होता है। नहीं, हम यही कह रहे हैं उसको, मतलब ये कांग्रेस की सरकार ने भी यही किया है, और ये भी हम ये क्योंकि सरकारों की मजबूरी होती है। तो वो चुनावी जुमले थे, वो घेराबंदी, सड़कों पर प्रदर्शन, सिलेंडर लेकर प्रदर्शन, सिलेंडर भी 250 रुपए बढ़ गया है एक वाजपेयी। अच्छा, ईमानदारी से बताइए संदीप जी, हम प्रयास कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। अरे 7 साल हो गए, करने का हमने 7 महीने पुरानी सरकार नहीं है, 7 साल पुरानी सरकार है। देखिए, इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने तो नहीं किया, हम तो प्रयास जारी है। ठीक है, कलिकेश नारायण सिंह, कलिकेश, मैं आपको देख रहा था, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं, ये बात आपको समझ में आ रही है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों का मैंने जिक्र किया है, यहां पर $63 हैं। जब $110 था तब आज के दामों से 17-18 रुपए कम थे। 2012 की बात करूं तो तब कहा जाता था कि अरे भाई साइकिल निकाल लो, अरे भाई 2-4 रुपए का। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक आदमी गया पेट्रोल पंप पर कि जी कितने का डालूं, कि 2-4 रुपए का छिड़क दो, आग लगानी है गाड़ी पर। यहां तेल की कीमतों पर आग लग रही है, बाजार का हवाला दे दिया जाता है। समझ में आ रहा है आपके? जी हाँ, समझ में आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है इस सरकार के लिए, क्योंकि जब 2014 में ये सरकार पहली बार आई थी, उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस में जो गिरावट आई, खुद उस समय के वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली जी ने, मैं उस टाइम फाइनेंस कमेटी में था, उन्होंने मुझे खुद बताया कि भैया हम बच गए, अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस गिर गए पेट्रोल और डीजल के, लेकिन हम लोग ने 35,000 करोड़ एक्स्ट्रा हासिल किया है एक्साइज बढ़ाने के कारण, जिससे उस टाइम की देश की अर्थनीति से उनको राहत मिली थी। लेकिन ताजुब मुझे ये लग रहा है कि जब पिछले साल आपके जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे $63 जितना दिखे, वो आगे थे $19 तक 2020 के शुरुआत में। उस टाइम भी उन्होंने प्राइसेस बढ़ाया। लेकिन जब प्राइसेस बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, ये कॉमन सेंस होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, आम आदमी को राहत देने के लिए जो एक्साइज टैक्सेस बढ़ाए गए थे उसको रिलैक्स करा जाए, उसको रिड्यूस करा जाए। लेकिन ये सरकार रिडक्शन में कभी इतना उस और कभी अपना फोकस नहीं कराया उन्होंने। वो लोग खाली बढ़ाते जाते हैं, जिससे देश की अर्थनीति को एक बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है भविष्य में।
खासकर आम आदमी को, क्योंकि खाली पेट्रोल डीजल के प्राइस से आम आदमी जो पेट्रोल डीजल खरीदता है अपने ट्रैक्टर्स के लिए, अपने एग्रीकल्चर पंप्स के लिए, अपने गाड़ियों मोटरसाइकिल के लिए, उसको भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन इन्फ्लेशन पर एक बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, खासकर आज के दिन में जब लिक्विडिटी का एक बहुत ही बड़ा नहीं, सरकार चाहे तो काबू नहीं कर सकती क्या? कलिकेश, लाख टके का सवाल आम आदमी ये जानना चाहता है। वित्त मंत्री आज सामने आकर कह रही है बाजार के हवाले हमारे नियंत्रण में नहीं है। देखिए, बाजार की जो प्रॉब्लम्स है वो तो उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन टैक्सेस तो उनके नियंत्रण में है। वो जो 70% टैक्स लेते हैं आज, उसको 50% कर दें और इमीडिएटली आप देखेंगे कि 15-20 रुपए का गिरावट आ जाएगी प्राइसेस में। लेकिन अगर वो करने के लिए राजी नहीं है तो बहुत ही बड़ा मुश्किल होने वाला है हमारे पर, हमारे देश पर, और खासकर आम आदमी पर। नहीं, और जब ये तर्क दिया जाता है ये देश के विकास में पैसा इस्तेमाल हो रहा है। मैं गैसोलीन प्राइसेस 15 फरवरी के मैंने पूरी एक लिस्ट निकाली 166 देशों की, हम 114वें नंबर पर आते हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, सबके दाम हमारे पेट्रोल के दामों से कम है, कई जगह तो आधे दाम है। वहां क्या विकास की दरकार नहीं है? वहां क्या ड्यूटीज नहीं लगाई जाती? वहां क्या इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हम अकेले इंपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार की हमारी टैक्सेस है, अगर आप देखिएगा, सबसे हाईएस्ट टैक्सेस, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्सेस इन द वर्ल्ड आज के दिन में इंडिया में होंगे। और अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हमारे सरकार को इसकी कंसर्न नहीं है कि वो कुछ उस टैक्सेस रिड्यूस करे, और जो सुपर रिच टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके ऊपर कुछ उन्होंने नियंत्रण नहीं किया है। लेकिन खाली पेट्रोल डीजल जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो एक प्रकार से हर आदमी को अफेक्ट करेगा, अगर डायरेक्ट जो खरीदता है पेट्रोल डीजल या जो सब्जी भाजी खरीदता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन पर प्रभाव पड़ेगा, हर आदमी को ये छुएगा। अगर उसको वो लोग रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, खासकर इस जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो इकोनॉमिक हमारा कंडीशन है, जो मिसमैनेजमेंट है, इस माहौल में अगर हम नहीं कर पाएंगे तो भगवान बचाए हमको। विजय सरदाना, ये देखिए तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं ये आधी कहानी है क्या अपने आप में? अगला कदम ये महंगाई डायन मुंह बाय खड़ी हुई है। महंगाई बढ़ेगी, थोक महंगाई दर वैसे ही 2 पॉइंट समथिंग हो चुकी है, दुगनी हो गई। और अगर हम खुदरा रिटेल महंगाई दर देखें वो 7-8% है, ये अब दौड़ने लगेगी, या मैं गलत विश्लेषण कर रहा हूं? देखिए संदीप जी, विश्लेषण आपका सही है, लेकिन अगर हम बहुत ऑब्जेक्टिवली बात करें तो हमें दो चीजें देखनी होगी। एक तो हमें यह देखना होगा कि जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है पेट्रोल का, कि पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया, निश्चित रूप से किसी भी कंज्यूमर को और किसी भी इकोनॉमी में, डेवलपिंग इकोनॉमी में 100 रुपए से ऊपर अगर फ्यूल होता है तो एक निश्चित रूप से एक साइकोलॉजिकल सेटबैक कंज्यूमर्स में और सिटीजन्स में आता है। दूसरी स्थिति हमारे सामने है जो हमें देखनी होगी। इस देश में करीब 60% लोग ऐसे हैं, 60 से 70% लोग जो सब्सिडी के बगैर लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन कर पाते। अगर आप बजट का एनालिसिस करें और टैक्स कलेक्शन का एनालिसिस करें, ये हमें कहना बड़ा आसान है कि यार हम पहले इतना होता था, अब इतना होता है। इस देश में हर साल आबादी करीब 1.5 करोड़ बढ़ती है। अगर आप पिछले साल का जो एक्चुअल खर्चा था लॉकडाउन के समय का और इस बार जो आप बजट एलोकेशन है, अगर आप उसको देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम है, थोड़ा बहुत दाएं बाएं फर्क है। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है आपका, वो कॉर्पोरेट टैक्स करीब 35% के आसपास कम है, और जो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, वो करीब 12% के आसपास कम होने का एस्टीमेट है। अब आपके पास एक ही रास्ता बनता है कि या तो हम कुछ वेलफेयर स्कीमें बंद कर दें, और जिसमें सबसे ज्यादा जो खर्चा जा रहा है वो है करीब फूड सब्सिडी नहीं, ये एक मिनट के लिए रोक रहा हूं विजय भाई। हाँ। विजय भाई 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। जो ये है ना, ये तर्क जो दिया जाता है, अरे वेलफेयर स्कीम रोकनी पड़ेगी। वेलफेयर स्कीम तो लगातार चली आ रही है इस देश में, और देश गरीब देश है, उनके लिए वेलफेयर तो होगा। तो ये पेट्रोल का ये क्या एक बड़ी कन्वीनियंट आर्गुमेंट है कि नहीं देश में सब्सिडी है जी, गरीबी है जी? ये गरीबी पहले नहीं थी, लोग पहले गरीब नहीं थे, वेलफेयर पहले नहीं किया जाता कि नहीं पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं? तो अरे भाई चिंता मत कीजिए। ऐसा है। अब संदीप जी आपने बात की, बहुत अच्छी बात करी, मैं उसका जवाब देता हूं। हाँ,
फूड सब्सिडी 2019-20 में थी 1,08,000 करोड़। हाँ, इस बार बढ़ के आ गई है, जो कोरोना टाइम में थी 4,22,000 करोड़, और बजट वो में सिर्फ कोरोना का है। मैं ये कह रहा हूं पिछले 7 सालों में पेट्रोल डीजल के दाम कब घटे? नहीं सर, आप नहीं, पूरी तस्वीर बताइए। पूरी बात तो होने दो, बात पूरा सेंटेंस तो होने दो। हाँ, आप बताइए। बीच में तोड़ दोगे तो बात कैसे होगी? हाँ बताइए। कोरोना काल में आपका था 4,22,000 करोड़। इस हाँ। बार बजट में कोरोना के बाद सब्सिडी घट के हो गई है 2,40,000। हाँ, ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अगर 3 साल पहले 1 लाख थी, अब बढ़ के 2,44,000, 1,40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आपको चाहिए फूड सब्सिडी का। अब आपकी इनकम हो गई कम, अब आप बताइए कैसे करेंगे? नहीं मुझे ये सवाल बताइए बैलेंस शीट का है। विजय जी, मैं समझ सवाल गया बैलेंस शीट आपका का। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता फेयर कि गलत एनालिसिस है। है विजय सरदाना, आपका फेयर एनालिसिस है। 2014 चलते हैं ना, 29 मई 2014, 11 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, $110 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें थी, वो $30 पर बैरल से भी नीचे आई। पेट्रोल के दाम बिल्कुल कब सही गिरे? है। वो बिल्कुल 35 रुपए कब हुए? हाँ। बताइए ना। वो तो मैं आपसे लगातार ये कह बढ़ते रहे। नहीं, देखिए, इस बात को क्यों भूल जाते हैं, इस देश में हर साल 1.5 करोड़ आबादी बढ़ती है। वो तो आप हर static बार बढ़ economy रही में है, नहीं पहले नहीं बढ़ती थी। तो उनको खाना नहीं खिलाना, उनकी सुविधाएं नहीं देनी, उनकी जरूरतें पूरी नहीं करनी, उनको फ्री दवाई चाहिए, उनको एजुकेशन चाहिए, उनको स्कूल अच्छा, चाहिए। ये पहले आपके नहीं दी टोटल जाती बजट थी, में ये मैं अभी आपको दी एक जाने वही लगी कह- हैं। अच्छा, ये अभी दी मैं जाने बता लगी रहा है। हूं। एक मिनट, सिद्धार्थ सिंह, ये जो विजय सरदाना कह रहे हैं कि देखिए फूड सब्सिडीज का उन्होंने फिगर्स दिए हैं और बिल्कुल करेक्ट फिगर्स दिए हैं कि वो खर्चा बढ़ रहा है, 1.5 करोड़ लोग हर साल ऐड हो जाते हैं हमारी जनसंख्या में, तो तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी तो क्या होगा? पर ये क्या, ये वेलफेयरिज्म या सब्सिडी देने का सिलसिला या जनसंख्या बढ़ने का सिलसिला क्या पहले नहीं था? नहीं संदीप, देखिए इस सबके पीछे बहुत सारे कारण हैं, और जहां तक सरदाना जी ने जो फूड सब्सिडी की बात की, तो मैं उनको करेक्ट कर दूं कि ये जो नंबर वो दे रहे हैं 2,40,000 करोड़ का नंबर, यही था पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी। और अगर 18-19 के बजट को वो खोल के देखेंगे तो एनेक्चर में एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से वो फंड की जाती थी। हाँ, जो इस साल जो वर्तमान साल चल रहा है, इस साल थोड़ा कोविड की वजह से जो 1,35,000 करोड़ का एक्स्ट्रा जो बर्डन आया फूड सब्सिडी के नाम पे, तो ये मुझे लगता है जो वो फैक्चुअली बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। 1,40,000 करोड़ बढ़ी नहीं है, अब उसको हम बजट में दिखा रहे हैं, उसको हम फंड कर रहे हैं बजट से। अभी तक हम करते थे बिलो दी लाइन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज से। तो ये मैं यहाँ पे फैक्चुअली आपको करेक्ट कर दूं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जहां तक आपने बात की, देखिए संदीप, एक बेसिक बात हम लोग समझ लें कि देखिए सरकार के पास पैसा नहीं है। ये आप भी जानते हैं कि पिछले 7-8 क्वार्टर से इकोनॉमी स्लो डाउन पे थी। उसके बाद हम मतलब डीमोनेटाइजेशन के बाद स्थिति बिगड़ी थी, उसके बाद आया आपका जीएसटी आया, और उसके बाद कोविड की एक जो है जो रही सही कसर थी वो कोविड की वजह से भी जो है पूरी हो गई। तो संदीप, एक मोटी बात हम लोग समझ लें, सरकार के पास रिसोर्सेज के लिए बिल्कुल तो सरकार साफ क्यों नहीं बताती कि हमारे पास पैसे की कमी है, हम कोविड काल से उबर रहे हैं? ये कहना वित्त मंत्री का नहीं जी हमारे हाथ में नहीं है, ये सब बाजार के हवाले। अरे सरकारी कंपनियां हैं, वो अपना मुनाफा कमा रही है, वो कमा रही थी पहले भी, सरकार एक्साइज से अपना मुनाफा कमा रही है, पिस रहे हैं हम। नहीं संदीप, देखिए क्या था कि जब कोविड आया तो ये कंजम्पशन भी घटा, तो आप उस कंजम्पशन जब घट गया तो ऑब्वियसली आपका जो रेवेन्यू है वो भी घटा। तो आपने एक जब देखा कि क्रूड ऑयल की कीमतें कम थी तो आपने उस पे जो है टैक्सेस बढ़ा दी और वो प्राइसेस करीब करीब वही रही। लेकिन अब जबकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो जरूर ये प्रेशर आ रहा है। इसमें एक और खेल हुआ जो भारत सरकार ने किया और जो राज्य सरकारों को जिसपे इम्पैक्ट हुआ, 3,66,000 करोड़ आपका एस्टिमेट है इस साल जो पेट्रोल और डीजल से आपको जो ड्यूटीज आएंगी, उसमें से जो शेयरिंग है, जो बात सुप्रिया ने भी कही थी, मैं उस बात से सहमत हूं कुछ हद तक संदीप, कि जो शेयर स्टेट्स को मिलना चाहिए था तकरीबन 1.5 लाख करोड़ तक, अगर वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी के मद होता, अब वो केवल उनको मिल रहा है 17-18 हजार करोड़। तो संदीप, ये भी एक सच्चाई है। दूसरा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, संदीप आप कई एग्जांपल्स हैं स्टेट इलेक्शंस के पीछे, मुझे याद आता है 1-2 साल पहले
कर्नाटका के इलेक्शन से तब कीमतें बहुत दिन तक नहीं बढ़ाई गई। संदीप, अभी जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तब राज्य सरकारों ने, भारत सरकार ने और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने मिलके एक दिन एक साथ कीमतें घटाई थी। तो संदीप ये मतलब ये बेसिक मतलब ये बहुत मतलब सामान्य एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं जो मतलब हाल फिलहाल के दिनों में, तो जिससे पता लगता है कि कोई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या कोई ये जो प्राइस फिक्सेशन है ये फ्री है। और एक और बात मैं कहूंगा, 2004 में मैं जाता हूं जब मणिशंकर अय्यर जी थे, जब यूपीए सरकार आई थी तब तेल की कीमतें भाग गई थी। उस समय भी एक लिमिटेड प्राइस बैंड में प्राइस बढ़ाने का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अधिकार था, लेकिन सरकार ने जनहित में वो जो है उस पर रोक लगाई थी और कहा था कि साहब हम आर्टिफिशियल इसको जो है सब्सिडाइज करेंगे। तो संदीप बेसिक जो है ना रीजन बहुत सारे। इस साल आपने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी जो जिसका सीधे डिवीजन होता था स्टेट्स और भारत सरकार, उस पे उसका भी एक भाग आपने सेस पे लगा दिया। हम जीएसटी क्यों लाए थे? हम जीएसटी इसलिए लाए थे कि हम जो ये सेस वगैरह हैं, जिस तरह के जो एडिशनल स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज हैं, इनको हम हटाएंगे और इसको जो है एकदम पारदर्शिता जो है बनी रहेगी। संदीप, कहने वाली बात नहीं है, आज स्टेट्स का शेयर कहने को 42% है, लेकिन अगर आप एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी कम आएगा। हाँ, ये तो यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है। एक मिनट आलोक वत्स, मुझे ये बताइए, अभी तो ये तेल की कीमतें और बढ़ेंगी तो महंगाई भी और बढ़ेगी, आम आदमी की परेशानियां और बढ़ेंगी। गलत कह रहा हूं? देखिए, जो इन्होंने अभी कहा सरदाना जी ने कि जितनी वेलफेयर स्कीम पे खर्चे में बढ़ोतरी हुई उसकी कहीं ना कहीं से तो पूर्ति करनी थी। उसके बाद कोरोना काल में जो हाल हो गया, फूड सब्सिडी पर इतना ज्यादा तो पहले मैं कह रहा हूं महंगाई बढ़ेगी ना आलोक वत्स, उसके लिए तैयार हो जाएं। अब हम तो उसको कंट्रोल खाने पीने की चीजें, दूध, फल, सब्जी, क्योंकि और जो ट्रांसपोर्टेशन, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं वो सब महंगे होंगे। लेकिन अगर जितने अब वेलफेयर स्कीम चल रहे हैं उसमें अगर कटौती करके अगर हम प्राइस नीचे लाना चाहें तो वो अभी के लिए संभव है नहीं। इस तरीके अभी के लिए संभव नहीं है। सुप्रिया, महंगाई के लिए अब तैयार हो जाएं। मतलब मुझे कुछ बातें सुनकर ये लग रहा है कि क्या ये सार्वजनिक जीवन के लोग हैं? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? सबसे पहले तो उन्होंने कहा संवेदनशील सरकार है, इसलिए ईरान और सऊदी अरेबिया से कह रही है कि आप जो है दाम कम कर दीजिए। अरे संवेदनशील सरकारें खुद कदम उठाती है या बाकी जगहों पर जाके पूछती है? वो तो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, वो आपकी बात क्यों सुनेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे कोई ये बात बताए कि 2014 से 2020 तक, 20 में ही कोरोना आया है ना, अगर इनकी बात मान भी ले एक मिनट के लिए कि स्कीम्स में जबकि इतना लगा नहीं है, सबको पता है कि रियल में खर्चा कम हुआ है, 1% ऑफ बजट भी नहीं हुआ है, अगर इनकी बात मान भी लीजिए एक बार, तो 2014 से 2020 तक आपने लगातार जो एक्साइज बढ़ाई उसी को घटा दीजिए। 2020 में आपने जो किया, देखिए ऐसा है, लब्बो लबाब बात का यह है संदीप जी कि एक रीजन है, एक कारण है कि 7,000 हाई नेटवर्थ इंडियंस हैव गॉन एंड इन्वेस्टेड ओवरसीज इन द लास्ट 1 ईयर। ये देश में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि देश में ये क्लाइमेट ही नहीं बन पा रहा है इन्वेस्टमेंट का। ना इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बनेगा, ना जॉब्स का क्लाइमेट बनेगा, क्योंकि सरकार को इकोनॉमिक समझ नहीं है। आई एम सॉरी टू से, मैं मुंह खोल के और डंके की चोट पे कह रही हूं, इस सरकार के बाएं हाथ को दाहिने हाथ की इकोनॉमिक समझ नहीं है और इसी कारण ये सब हो रहा है। जब क्रूड $20 पे गया था तब इन्होंने लोगों को राहत क्यों नहीं दी? ये तो नैतिकता का सवाल है और ये पूछा ही जाएगा। आज जब चौबल है तो आप बड़ी हाय तौबा कर रहे हैं। एक मिनट, आई हैव जस्ट अबाउट अ मिनट लेफ्ट। विजय सरदाना, सरकार कुछ कर सकती है क्या? अभी सिद्धार्थ सिंह ने कुछ उदाहरण दिए, 2004 का मणिशंकर अय्यर का उदाहरण दिया कि आप बैंड को या ये मार्केट फोर्सेस को थोड़े दिनों के लिए सस्पेंड कर दो आम आदमी को राहत देने के लिए। पॉसिबिलिटी है। देखिए संदीप जी, 2 लेवल पे काम हो सकता है। सरकार अपना रेवेन्यू एस्टिमेट करे कि हमें कितना टैक्स चाहिए ऑयल से। जैसे आज की तारीख में करीब 2,40,000 करोड़ के आसपास टैक्स आ रहा है। अगर सरकार को लगता है कि इससे काम चल जाएगा और महंगाई बढ़ती है तो सरकार अपनी लिमिट को फिक्स कर दे कि आप हमें पर लीटर 40 या 50 रुपए दे दो। अगर उससे ऊपर रेट जाता है तो वो आप जनता को पास ऑन कर दो, हमें 50 से आगे नहीं चाहिए। एक फिक्स बैंड ऑन ए वेरिएबल फैक्टर आप डिसाइड कर सकते हैं, जिसको हम सेफगार्ड मेजर बोल सकते हैं। तो क्रिएटिविटी हो सकती है टैक्स कलेक्शन में, क्रिएटिविटी की जरूरत है। आप भी ये बात मान रहे हैं। कलिकेश, मुझे ये बताइए, देखिए ये catch-22 है, ये घल्लू घारा कहते हैं ना, बड़ी आसान भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। तेल के दाम बढ़ेंगे,
वो बढ़ रहे हैं, चलिए हमें देश में विकास के लिए उस पैसे की जरूरत है, पर महंगाई भी बढ़ेगी। तो ये एक विशियस साइकिल है, इसे तोड़ना तो पड़ेगा ना, या हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, इसको जरूरी तोड़ना है, और खासकर जिस प्रिकेरियस पोजीशन में हमारी इकोनॉमी है आज के दिन में, इसको तोड़ना और भी जरूरी है। हमारे एक किस्म से एक स्टैग्फ्लेशन है, डिफ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में, दूसरी तरफ लिक्विडिटी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके ऊपर आपने टैक्सेस बढ़ा दिए जिससे इन्फ्लेशन पर और भी खराब प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर सरकार को कुछ प्रो एक्टिविटी दिखानी होगी, ये नहीं कि जी बाजार के हवाले है। सरकार अगर चाहे तो वो कदम उठा सकती है, और ये आम आदमी, आपको मुझको परेशान करने वाला मुद्दा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। सरकार इंटरवीन नहीं करेगी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते रहेंगे। और मैं यहां पर कड़वी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन अभी तो हम पेट्रोल के 100 रुपए होने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही चलता रहा डीजल भी 100 ना पार कर जाए, ऐसी भी नौबत आ सकती है। तो कुछ तो करो सरकार, ये मैं अपने सवाल में लगातार डाल रहा हूं, और आज फिर से कह रहा हूं सरकार को, कुछ तो करो सरकार। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।